सबक नंबर 2 पोस की रात उर्दू कुमार भारती 9वीं जमात का सबक है। आज हम इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज हम इस सबक को देखेंगे जिसके मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद, जिसमें पहली बात दी गई है शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहक़ा को मैसर न हो रोज़ी, इस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सब के लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर ख़ुद मुफलिसी और कसम परसी की ज़िंदगी बस गुजारता है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने अपने शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी ना मिले, उस खेत को आग लगा देना चाहिए। कहानी पोस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। आज हम जो सबक देखने जा रहे हैं वो है पोस की रात। और हम यहाँ पहली बात में जिसमें दिया गया है कि अल्लामा इक़बाल का एक शेर दिया गया है, जिसमें वो अपने शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी नहीं मिले, उस खेत को जला दो, राख कर दो। और इस कहानी में पोस की रात में एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी को ही बयान किया गया है। और इसी के साथ इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं आया। उस ज़माने में वो महाजनों से क़र्ज़ लेते थे और उनकी सारी उम्र क़र्ज़ चुकाने में गुजर जाती थी। आज वो बैंकों से क़र्ज़ लेते हैं और इस क़र्ज़ को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात वो क़र्ज़ अदा ना कर पाने के खौफ से अपनी जान तक दे देते हैं। आज हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली, अपने आप को फांसी पर लटका लिया, क्योंकि वो कर्ज़ लेते हैं और वो कर्ज़ अदा नहीं कर पाते हैं। मुफलिसी और मजबूरी की हालत में वो ये बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद को मुतफ़क़त तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफ़साना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गाँव लम्ही पांडेपुर में 31 जुलाई सन 1880 को पैदा हुए। इनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के क़िल्मी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम इन्होंने गाँव में हासिल की। 7वीं तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक़ था। सन 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफ़साने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गोदान गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम हैं। उनके अफ़सानों का एक एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। वो 8 अक्टूबर सन 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। यहाँ मुंशी प्रेमचंद का हमने तारुफ़ देखा कि उनका असल नाम धनपत राय है। उन्होंने ज़्यादातर उनकी कहानियों का पहला मजमुआ जो कि क्या है, सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ है। इन्होंने 300 से ज़्यादा अफ़साने लिखे हैं, 12 नावल लिखे हैं और उनके अफ़सानों में ज़्यादातर इंसानी दर्दमंदी का जज्बा पाया जाता है। ये कहानी जो कि एक अफ़साना है और यहाँ अफ़साने की तारीफ़ दी गई है कि उर्दू की बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मक़बूलियत अफ़साने को मिली है। अफ़साने के ज़रिए फ़र्द की ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक नफ़सियाती या जज्बाती कैफ़ियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अफ़साने की कोई ख़तई तारीफ़ मुमकिन नहीं है। की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। मसलन अफ़साना किसी एक वाक़े का बयान होता है जिसमें इब्तिदा, वस्त और अंजाम हो। अफ़साने में वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपीतुली और तासुर से भरपूर होनी चाहिए। अफ़साने के फ़न में प्लॉट, किरदार, ज़ुबान व मकान, मरकज़ी ख़याल और असलूब की ख़ास अहमियत है। आइए देखते हैं इस सबक के ताल्लुक़ से, जो कि कहानी अफ़साना है। हल्को ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं इसे दे दो, किसी दर गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, इसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। इससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्को थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पोस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के रात को किस तरह खेत में नहीं सो सकता, मगर शहना मानेगा नहीं। वो घिड़कियाँ देगा, गालियाँ बकेगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और खुशामदना लहजे में बोला, ला दे दे गर्दन तो किसी तरह बचे, कम्बल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। यहाँ पर जो कि हल्को है, जो कि किसान है,
جس نے قرض لیا ہے ایک شحنہ سے اور اسے اس کے پیسے واپس کرنے ہیں، جبکہ اس نے اپنے یہ پیسے اپنے لیے کمبل خریدنے کے لیے رکھا تھا، کیونکہ سردی کی رات میں کمبل کھیت میں اوڑھ کر سونا چاہتا تھا۔ لیکن وہ شحنہ جو ہے وہ کیا کرے گا، گالیاں دے گا، گھڑکیاں دے گا۔ اس کے لیے اس نے کیا سوچا کہ اس بلا سے جاڑے میں مر جائیں گے چلے گا، لیکن اس کے یہ قرض کے پیسے لوٹا دے گا تو اس کے سر سے یہ بلا ٹل جائے گی۔ آگے دیکھیں منی آنکھیں ٹیڑھی کر کے بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنو تو کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے دے گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے، مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کر چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے، اسے کھیتی سے باز آئے، میں روپے نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولیا، تو کیا گالیاں کھاؤں؟ منی نے کہا، گالیاں کیوں دے گا، کیا اس کا راج ہے؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس تو نہ رہے گی۔ یہاں پر پیسوں کے لیے جو کہ پیسے جس کمبل کے لیے رکھے تھے وہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو یہاں پر جو منی ہے وہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے غصے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی اور تدبیر کہاں سے سوچے گے، کوئی کمبل خیرات تھوڑی دے گا، اور اتنا اس کھیتی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کھیتی ایک تو مر مر کر اس میں کام کرنا ہوتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد جو پیداوار ہوتی ہے وہ ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ قرضہ اتنا لیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، ہلکو نے روپے لیا اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ اس نے ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے، آج وہ نکل جا رہے ہیں۔ ہلکو جو کہ اپنے لیے جس نے کمبل خریدنے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ پیسے بھی اسے دینا پڑ رہا ہے، تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا کلیجہ نکال کر ہی دے رہا ہو۔ پوس کی اندھیری رات، آسمان پر بھی تارے بھی ٹھٹورے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہلکو نے اپنے کھیت کے کنارے اوک کی پتیوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کٹوے پر پرانی گاڑی کی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہا تھا۔ کھٹولے کے نیچے اس کا ساتھی کتا جبرا پیٹ میں منہ ڈالے سردی سے کوں کوں کر رہا تھا۔ دونوں میں سے ایک کو بھی نیند نہ آتی تھی۔ ہلکو نے گھٹنوں کو گردن میں چمٹاتے ہوئے کہا، کیوں جبرا، جاڑا لگتا ہے؟ کہتا تو تھا کہ گھر میں پیال پر لیٹ رہے، تو یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اب کھا سردی، میں کیا کروں؟ جانتے تھے کہ میں حلوہ پوری کھانے جا رہا ہوں؟ دوڑتے ہوئے آگے آگے چلے آئے۔ اب رو اپنی نانی کے نام کو۔ ہلکو کے ساتھ اس کا کتا جبرا بھی ساتھ میں تھا، اور وہ دونوں بھی کھیت میں ٹھنڈی سے ٹھٹور رہے تھے۔ دونوں کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اور ہلکو نے اپنے گھٹنوں کو گردن میں چمٹائے ہوئے کہتا ہے کہ کیوں جبرا، جاڑا لگتا ہے؟ میں نے تو تجھ سے کہا تھا گھر پہ رہے، لیکن جیسا کہ میں حلوہ پوری کھانے جا رہا ہوں ایسے میرے پیچھے دوڑے دوڑے چلے آیا۔ اب رو اور جھیلو یہ ٹھنڈی سردی، ایسا وہ اپنے کتے سے کہہ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے، جبرا نے پڑے پڑے دم ہلائی اور ایک انگڑائی لے کر چپ ہو گیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی کو کو کی آواز سے اس کے مالک کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہلکو نے ہاتھ نکال کر جبرا کی ٹھنڈی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، کل میرے ساتھ نہ آنا، نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ یہ پچھوا ہوا نہ جانے کہاں سے برف لے آ رہی ہے۔ اٹھو، چلو اٹھو، پھر ایک چلم بھرو، کسی طرح رات تو کٹے۔ ہلکو اٹھا اور گڑھے میں سے ذرا سی آگ نکال کر چلم بھری۔ جبرا بھی اٹھ بیٹھا۔ ہلکو نے چلم پیتے ہوئے کہا، پیے گا چلم؟ جاڑا تو کیا جاتا ہے، ہاں ذرا من بہل جاتا ہے۔ جبرا نے اگلے پنجے سے اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ لے گیا۔ ہلکو کو اس کی سانس گرم لگی۔ چلم پی کر ہلکو پھر لیٹا اور یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب کہ سو جاؤں گا، لیکن ایک لمحے میں اس کا کلیجہ کانپنے لگا، کبھی اس کروٹ لیتا کبھی اس کروٹ۔ جاڑا کسی بھوت کی مانند اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا۔ ہلکو اپنے کتے سے کہتا ہے کہ چلو اب چلم پیتے ہیں، اس سے سردی تو نہیں جائے گی لیکن اپنا من ضرور بہل جائے گا۔ اور وہ چلم پینے لگا اور چلم پی کر وہ لیٹ گیا کہ اب کہ سو جاؤں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، کیوں تو یہ سردی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سردی کا بھوت اس کی چھاتی کو دبا رہا ہے۔ جب کسی طرح نہ رہا گیا تو اس نے جبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر اس کو اپنی گود میں سلا لیا۔ اس کو کتے سے بالکل نفرت نہ تھی، ایسی انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں جبرا نے کسی جانور کی آہٹ سنی۔ اس کے مالک کی اس خالص روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کی بھی ناچیز
ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्परे से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्को ने इसे कई बार पिचका कर बुलाया, वो इसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने इसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्को उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी ना कम ना हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया हो। फिर उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे भी अपना निस्फ दौरा भी नहीं खत्म कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहेंगे सवेरा हो गया। कुछ देर बाद क्या हो जाता है कि एक आहट सी सुनाई देती है जबरा को, जैसे कि कोई जानवर आया हो, और वो भौंकने लगता है। मगर वो हल्को जो कि क्या करता है, वो उठता ही नहीं, वो आकर देखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ये क्यों भौंक रहा है। उसके बाद यहाँ पर वो देखता है कि सर अभी रात कितनी बाकी है, अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। हल्को के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बागों में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्को ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर कर इनको जलाकर खूब तापो। रात को कहीं पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। इसने पास के हर करे के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और इसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ पिल्ला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने से जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्को ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर करता पिए। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटूप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्को ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई तो उसे चिचोड़ रहा था। हल्को ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते और पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। इसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हो। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती थी। हल्को आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में इसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा ना सकता था। वो हल्को और उसका कुत्ता जो कि पास के बाग में जाते हैं, वहाँ से पत्तियाँ उठा कर लाते हैं और पत्तियों का एक ढेर लगाते हैं, जिससे कि आग सुलग जाती है और उसकी आग से अलाव अलाव जलाते हैं, और जिस वजह से उसकी गर्मी उन्हें महसूस होती है और वो अलाव को अलाव जलाने पर वहाँ के दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने का। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे इस लाइनतहा अंधेरे को अपनी गर्दन में संभाले हो, या फिर एक समंदर में रोशनी की एक नाव की मानिंद ऐसे मालूम हो रहे थे। हल्को आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में अपनी चादर अपनी बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था कि तेरे जो जी में आए कर। इस सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर खुशी को छुपा ना सकता था। इसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कू कू कहकर गोया कहा कि अब क्या ठंड लगती रहेगी। पहले ये तदबीर नहीं सोची तो इतनी ठंड क्यों खाती है। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा खौफजदा हो निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और इस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई, फिर पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर इसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्को ने कहा, चलो चलो इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। और फिर वो कूद और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में भी अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी भी कुछ आग बाकी थी। जवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती, फिर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्को ने अपनी चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठ गया और एक गीत गुनगुनाने लगा। इसके जिसमें गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती इसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफ्तर जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्को को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गौल इसके खेत में आ गया। शायद नील गायों का था। इसने
ان के कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम होता कि खेत में चल रही हैं। इसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता मुझे। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। इसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, इसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। हल को अपने अपने को फरेब ना दे सकेगा, मगर इस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, इनका पीछा करना, इसे इसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से ना हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हुल हुल हुल, हा हा हा। मगर जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर इसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्को का पक्का इरादा करके उठा, 2-3 कदम चला, फिर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा जो झोंका लगा, वो फिर बुश्ती वाला के पास आकर आ बैठा और राख को कुरेद कर अपने जिस्म को गरमाने लगा। यहाँ पर कुछ देर के बाद जब आग अच्छी सी लग गई थी और जब वो थोड़ी आग बची थी, तो वहाँ पर वो सब गर्म हो गया था और जो कि हल्को है उसे भी अब गर्मी महसूस होने लगी थी, उसे भी अच्छा लगने लगा था और वो वहाँ अपनी जगह पर बैठा था। लेकिन उसे लगा जैसे कि उसके खेत में कोई जानवर घुस आया हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आएगा और वो उठना नहीं चाहता था, क्यों तो उसे गर्मी का एहसास हो गया था। अब उसे गर्म लग रहा था और वो उठकर चलना और जानवरों को भगाना उसे ऐसा पहाड़ जैसा मालूम हो रहा था और उसे वहाँ से हिलना जहर मालूम हो रहा था। यानी उसे बिल्कुल वहाँ से उठने की उसकी ख्वाहिश नहीं हो रही थी। फिर भी वो थोड़ी देर के लिए उठा और आकर चलकर आगे जाने लगा, तो ऐसी ठंडी हवाओं की वजह से वो वापस आकर अलाव के पास बैठ गया, जिसमें थोड़ी बहुत आंच बाकी थी, और वो वहीं पर बैठा रहा। आगे देखते हैं। इसी राख के पास जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया और उसे नींद लग गई। जबरा अपना गला फाड़ डालता। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी, मगर हल्को राख के पास खामोश बैठा था। अफसरदगी ने इसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। इसी राख के पास जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। क्या हो गया कि ये जो हल्को है वो इसी झाड़ के पास अपने राख के पास चादर ओढ़कर सो गया और जबरा पुकारता रहा, भौंकता रहा, मगर वो हल्को जो कि उठकर नहीं आया और नील गाय जो थी वो खेत का सफाया कर डाल गई। सवेरे जब आंख किसकी खुली तो देखा कि चारों तरफ धूप फैल गई है। मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्को ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुंडिया डालने से क्या फ़ायदा? हल्को ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इसने फकरमंद होकर कहा कि अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। मैं इस खेत का लगा ना दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दो, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खाने की बात कह रही है? शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, इसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, ऐसी खेती से बाज आए। हल्को ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी मैं तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ मुन्नी। तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूँगा, चाहे कितनी दुर्गत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। इस पूरे सबक में, इस पूरे अफसाने में हमने देखा है कि जो हल्को है, इसका जो खेत होता है और वो अपने खेत में काम करके फसल उगाकर कुछ पैसे जमा करता है और अपने कुछ फसल में से पैसे काट काट कर कर वो जमा करता है अपने कंबल के लिए। और जो कि शहना जो कि उसने कर्ज लिया होता है और उसे वापस पैसे करने होते हैं और वो अपनी जो जमा की हुई रकम होती है वो उसे दे देता है और उसके पास कंबल नहीं होती और वो सारी रात बिना कंबल के उसी तरह एक पत्तों का ढेर लगाकर अलाव जलाकर वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन आधी रात बाद क्या हो जाता है, वहाँ कुछ जानवर आते हैं। नील गाय जो खेत का पूरा सत्यानाश कर देती है, पूरे खेत को तहस नहस कर देती है। जबरा जो कि उसे आवाज़ें लगाते रहता है, उसे पुकारता रहता है, भौंकते रहता है, लेकिन इससे उठा नहीं जाता। इसे ऐसा महसूस होता है कि जबरा के होते हुए कोई खेत में नहीं आएगा। और जब सुबह होती है तब देखते हैं तो पूरा खेत तहस नहस हो चुका होता है। पूरे पौधे, एक भी पौधा उसमें बाकी नहीं रहता और वो और
اور وہ پھر بھی اتنے سب ہونے کے باوجود بھی حل کو کھیتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے کتنی درگت ہو جائے، چاہے ہمارے کتنا ہی برا حال ہو جائے، وہ کھیتی کا کام نہ بگاڑے گا، وہ کھیتی نہیں چھوڑے گا اور وہ مزدوری نہیں کرے گا۔ یعنی نیچے معنی و اشارت دیے گئے ہیں۔ شہنا جو لگان وصول کرنے والا ہے، گھڑکیاں دینا یعنی جھڑکانا ڈانٹنا، گردن بچنا مصیبت ٹلنا، بھویں ڈھیلی ہونا یعنی غصہ ختم ہو جانا، پچھوا مغرب کے سمت سے چلی آنے والی ہوا، کلیجہ نکال کر دینا، اپنی بہت پیاری چیز کسی کو مجبوراً دینا، اوکھ یعنی گنا، پیال گھاس پھوس کا بستر، کلیجہ کاپنا، کپ کپی چھوٹنا، ٹانٹے ہو جانا، جس میں تھوڑی طاقت آنا، بے پایا بہت زیادہ، زہر معلوم ہونا، برا لگنا، ناگوار ہونا، پہاڑ معلوم ہونا، بہت مشکل محسوس ہونا، منڈیا چھوٹا منڈپ، ڈنڈا کنارہ، درگت بری حالت، گاڑے کی چادر یعنی موٹے کپڑے کی چادر۔ تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر 2 پوس کی رات اس سبق کو دیکھا ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔